हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरे फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरी किताब के बनेंगे, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे और आपको आंसर भी बताते चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बताएं, आपको आंसर भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करके लास्ट तक जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कूलाम का नियम। अगर आपको आता है तो आगे बढ़ाकर देख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है समझिए। इसमें लिखते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी r है। तो आप देखिए, पहले होता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और दूसरा होता है F अनुक्रमानुपाती 1/r²। इसके बीच की दूरी और इनके गुणनफल, ठीक है, दोनों के अनुक्रमानुपाती हो गया। फिर इसको जब हम बराबर के मतलब इधर लिखते हैं, जैसे F बराबर 1/4πε0, इसको लगाते हैं, जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ से 1/4πε0 लगा देंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 गुणे 1/r²। ठीक है, तो यहाँ से आपका सूत्र निकल कर जो आएगा वो आएगा F बराबर 1/4πε0 या फिर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये होता है कूलाम का नियम। क्लियर हुआ? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, बस आपको ध्यान से समझना है। शुरुआत से लेकर अंत तक चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक। तो इसमें हम लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश तथा आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखिए, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है E बराबर F/Q0। इसको हम मात्रक में लिखते हैं न्यूटन बटे कूलाम, यानी F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। क्लियर हुआ? उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अभी तक हमने प्रतिरोध पढ़ा था, लेकिन अभी हमको पढ़ना है आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक यानी अंदर के भाग में वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक यानी वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, पहला होता है धारा नियम और दूसरा होता है बंद पास का नियम या फिर लूप का नियम। तो आपको यहाँ पर पहला नियम धारा का नियम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि
पहला नियम होता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। ये होता है धारा नियम, यानी कि यहाँ पर जितनी धाराएं आती हैं इस बिंदु पर वो उन सभी का योग जो है वो शून्य होगा, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, सिग्मा आई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी ये 3 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर में। ठीक है, तो समझ लीजिए विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होती है और इसे कैसे बढ़ाया जाता है। इसमें हम लिखते हैं कि विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभव मापी सुग्राही होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप जो है उत्पन्न हो जाए तो विभव मापी सुग्राही होता है। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो के बराबर V अपान L होता है, यानी के अनुक्रमानुपाती 1/L है। तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती जब हटता है तो यहाँ पर V लगाया जाता है, तो के बराबर V अपान L इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद में व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर चुके होंगे। व्हाइटस्टोन सेतु, इसमें संतुलन की स्थिति होती है P अपान Q बराबर R अपान S, ये हमको सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पूरा व्हाइटस्टोन सेतु बना है, आप लोग चित्र बना लीजिए। फिर इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं, दूसरा वाला नियम। ठीक है, तो यहाँ से जब धारा चलती है तो I1P यहाँ पर लेते हैं, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, और उसके बाद में माइनस लगाएंगे, I2 और R लिखेंगे। ठीक है, I2 और R क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये धारा विपरीत दिशा में बह रही है। ठीक है, सेम दिशा में बहती तो हम देखिए यहाँ से जैसे धारा चली यहाँ से आई यहाँ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आ इधर को रही है, जाना इधर को चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाया जाता है। तो पहले में हम लिखते हैं I1P माइनस I2R बराबर 0, और दूसरे में लिखते हैं I1Q माइनस I2S बराबर 0। ये हो गए 2, यानी कि एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ। समीकरण 1 व समीकरण 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से I1 और I2 कट जाएगा, तो यहाँ से P अपान Q और R अपान S बच जाएगा, और यही संतुलन की अवस्था होती है। तो व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पर हम इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्या बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, अब इसका सूत्र भी याद रखना होता है। जैसे सूत्र दिया जाता है, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन यानी विभव परिवर्तन की दर, तो यहाँ पर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, इसका सूत्र हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप लगाएंगे माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो डेल्टा जहाँ पर लग जाता है इसका मतलब यही होता है कि इसके परिवर्तन की दर हो गई। जैसे V के आगे लगा है तो विभव परिवर्तन की दर, X के आगे लगा है तो दूरी परिवर्तन की दर हो गई। तो ये हमारा सूत्र होता है विभव प्रवणता का। तो उम्मीद करते हैं ये भी सूत्र आपको बेहद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा और हो सके तो आप लोग इनको कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है,
अगर नहीं याद कर सकते हो तो भाई आप जानो, मेरा काम है बताना जो मैं बता रहा हूँ, आपको तैयार करके जाना है और तभी नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जितने भी हैं इसी वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, एक समान यानी कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखते हैं कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो बताएंगे जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में उदाहरण पूछ रहा था कि उदाहरण दीजिए, तो आप उदाहरण में लिखेंगे कि लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कहाँ पर होगा, तो लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। इतना क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझते रहिए और आप इसको याद भी करते रहिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा और इसका व्यवहारिक उदाहरण। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है समझिए। जैसे इसमें हम लिखते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। क्लियर हो गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अगर आएगा तो आप लोग आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में आगे देखिए, अगला कह रहा था कि एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो व्यवहारिक उदाहरण इसका हम लिखेंगे, इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है। क्या है, तो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली जो है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर कार्य करती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा बहुविकल्पी में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें हम लिखते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अगर आएगा तो आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको हम सारे टॉपिक करवाएंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तैयारी हम करवाएंगे, तैयारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो मैं आपको 95 की तैयारी करवा दूंगा, लेकिन उसको तैयार आप लोग कितना कर पाते हैं वो आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर h nu माइनस h nu नॉट
यहाँ से h को हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ से जो आपका सूत्र निकल कर आएगा वो हो जाएगा 1/2 mv² बराबर h माइनस, यानी कि h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा आइंस्टीन का समीकरण तो आपको बताना है 1/2 mv² बराबर h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सारे क्वेश्चन एक बार तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में से आपका पूरा पेपर फंसने वाला है। ठीक है, अभी आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बस वीडियो को बने रहे लास्ट तक। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइक करो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? जैसे हम लिखेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के या किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन W बराबर होता है। ठीक है, W से हम कार्यफलन को प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर h न्यू नॉट होता है। h क्या है? प्लांक नियतांक है। न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये सारे रिचार्ज कर लेना है, फिर से जो आप लोग भूल चुके हैं उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो W बराबर h न्यू नॉट होता है कार्यफलन का सूत्र, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या होती है, उसके तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। इतना क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको देहली आवृत्ति, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है मैंने आपको बता दिया। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको 100% तैयार करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम आपको बताना है। मैंने आपको काफ़ी बार ये करवाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंज का नियम क्या है, इसको कैसे हल करते हैं, चलिए समझ लीजिए। तो हम लेंज के नियम में लिखते हैं, जैसे उत्तर लिखेंगे कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेंज का नियम क्या है तो आपको बताना है कि प्रेरित धारा की दिशा अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप सिंपल भी बता सकते हैं कि लेंज का नियम वह होता है जिसमें प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें हम लिखते हैं कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो विभवांतर और अनुगमन वेग के बीच संबंध कौन सा होता है वो आपको स्थापित करना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ सूत्र लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको ये विस्तार करना आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ 2 नंबर में है इसलिए हम सूत्र लिख देते हैं। इसमें हम लिखेंगे विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध बराबर हो जाएगा वी बराबर यानी कि ई वी टाउ। ठीक है, वी डी बराबर ई वी टाउ अपान एम एल होता है। वी क्या है? विभवांतर है। टाउ क्या है? श्रांति काल होता है। और वी डी क्या है? अनुगमन वेग है यहाँ पर। ठीक है, तो वी डी बराबर ई वी टाउ अपान एम एल होता है। ये आपको याद रखना है, विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अभी आपको ये करवा दिया था, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो होता है I बराबर एन ई ए वी डी। क्या हो जाएगा? I बराबर एन ई ए वी डी। अगर ए क्षेत्रफल है, अगर इसको 1 सेंटीमीटर रख दिया जाए तो यहाँ पर I बराबर एन ई वी डी बचता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, n यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध आपको याद हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लिखते हैं कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब J बराबर I अपॉन ए होता है, यानी ए होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, चाहे आप याद कर लीजिए, चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर होता है धारा घनत्व। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये सारे 2-2 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 2-2 नंबर वाले ये भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, पहला है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए, और दूसरा है मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है, इसमें हम लिखते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्लियर? उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। तो इसमें हम लिखते हैं कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सूत्र P बराबर 1 होता है। नेत्र लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल मिलते हैं। ठीक है, वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो
पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, इनको आप लोग तैयार कर लो। डेफिनेटली इसमें से आपको कम से कम 50-55 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक है। बाकी के आपके 2-4 लॉन्ग बच्चे और न्यूमेरिकल बच्चे, उनको भी अगली वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल बच्चे हैं उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। कल तक आपको सारे लॉन्ग और न्यूमेरिकल सब कुछ हल करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।